हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेसिस को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेसिस है संस्कृति आईएएस की लगने वाली है। संस्कृति आईएएस में हम सामान्य अध्ययन की बात करेंगे, जीएस की बात करने वाले हैं और जीएस में भी आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी, है ना, तो ज्योग्राफी की बात करेंगे। सामान्य हिंदी की बात किया तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहां पर आप जाके देख लीजिएगा। यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए हम ओनली संस्कृति आईएएस की नहीं बल्कि मल्टीपल कोचों की टेस्ट लगा रहे हैं, जैसे संस्कृति आईएएस की, मेक आईएएस की, दृष्टि की, ध्येय की, जीएस वर्ल्ड की। तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, हमारी जो मल्टीपल टेस्ट चल रही हैं उसको आप लोग एक्सेस मिल जाएगा। साथ में आरओ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार को हमारे करंट अफेयर का सेशन चलता है। प्रत्येक शनिवार को सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का आता है, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम में करंट अफेयर का रोल कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। 50 क्वेश्चन इस वीडियो के हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज हम 51 से बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो भाई यहाँ पर बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं। ये चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के ऊपर पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। मान लो ये 5 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, तो यहाँ पर भी जो नॉर्थ में 15 डिग्री हुआ, ऐसे साउथ में 15 डिग्री है, तो इन दोनों के मध्य में ही आपके क्या होते हैं, चक्रवात महाद्वीपों के ऊपर है पाए जाते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसके लिए वृहद समुद्री सतह का जो तापमान है, सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, कहाँ का, समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तब इनके लिए अच्छी दशाएं बन जाती हैं। तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो एक और दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ चक्रवात का नाम है और एक तरफ महासागर है, किस चक्रवात का स्थानीय नाम से किस महासागर में पाया जाता है। जैसे टाइफून की बात करें तो टाइफून जो है आपका चीन सागर में नाम है। हरिकेन की बात करें अटलांटिक महासागर में नाम है। विली विलीज की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में नाम है और चक्रवात की बात करें तो हिंद महासागर में नाम है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण है, कौन सा अभिकथन और कारण यहाँ पर सही है, कौन सा व्याख्या करता है, हम इसकी देखते हैं। अभिकथन ये कहता है कि विश्व के देशों में मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना गया है। 7.5 डिग्री के देशांतर गुणक पर चुना गया है। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। कारण बताया जा रहा है कि 82.5 पूर्वी यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर के लिए चुना गया है। 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी जो आपका पूर्वी यामोत्तर है उसको भारत की मानक समय, मतलब कि भारत का जो आपका मीन टाइम है वो चुना गया, स्टैंडर्ड टाइम। हम कहेंगे कारण भी सही है। लेकिन व्याख्या की बात करें तो व्याख्या नहीं करा है, तो इनमें से ए और दोनों हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। श्रेणी है और ऊंचाई है, किस श्रेणी की ऊंचाई कितनी है, इसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कामेट की बात करें तो कामेट भी आ सकता है, कामेट भी आ सकता है। कामेट की बात करें 7756 मीटर है, 7756 मीटर। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। त्रिशूल देखा जाए तो त्रिशूल गलत लिखा है ना, लेकिन आप ठीक है जो भी लिखा है। त्रिशूल की बात करें 7140 किलोमीटर, हम कहेंगे ये भी ठीक है। गुरुला मंदाता की बात करें तो 7728 मीटर, ये भी ठीक लिखा है। और मकालू की बात करें तो 8481 मीटर है, ये भी। तो हम कहेंगे चारों ही ऑप्शन सर हमारे मिले हुए हैं, तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, ए का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों का उनके आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे करना है, आरोही क्रम में, देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर बोला जाए कि प्रतिवर्ष लोग यात्री यातायात करते हैं, वो कौन सा रहेगा। तो हम कहेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा रहेगा। अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये हमारा दिल्ली में है और यहाँ पर सबसे ज्यादा यात्री प्रतिवर्ष करते हैं यात्रा। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद हम कहेंगे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा रहेगा। और छत्रपति शिवाजी की बात करें कहाँ पर है, ये आपका मुंबई में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा रहेगा, तो उसके बाद हमारा रहेगा कैपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अब कैपेगौड़ा कहाँ पर है, तो हम कहेंगे बेंगलुरु में है, कि बेंगलुरु में तीसरे नंबर पर रहेगा। और चौथे नंबर पर राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा रहेगा। राजीव गांधी कहाँ पर है, हम कहेंगे हैदराबाद में, और ये चौथे नंबर पर हवाई अड्डा व्यस्त है। तो पहले नंबर पर आपका दिल्ली का, दूसरे नंबर पर मुंबई का, तीसरे नंबर पर बेंगलुरु का, चौथे नंबर पर हैदराबाद का। ऑप्शन हमारा रहेगा ए वाला, ए 4 1 3 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
सन्मार्गी पवन के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेड विंड्स, सन्मार्गी का मतलब क्या होता है, व्यापारिक पवन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, व्यापारिक पवन है ना, देखो नाम चेंज हो गया तो आपका कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो व्यापारिक पवनों के संदर्भ में, ट्रेड विंड्स के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनका वेग जो होता है वो शीत ऋतु में अधिक किंतु ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा कम होता है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा कहता है कि यह महासागरों के पूर्वी भाग में ठंडी जलधाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा नहीं करती हैं, तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। तो एक और दो दोनों सही है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवहनी वर्षा के संदर्भ पर सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। तो संवहनी वर्षा के बारे में कह रहा है कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं संवहनी वर्षा के बारे में। यह वर्षा दीर्घकाल समय तक होती है। अब भाई संवहनी वर्षा दीर्घकाल तक समय पर होगी कि कम समय के लिए होगी। भाई बहुत ही कम समय के लिए होती है, लंबे समय के लिए नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कहता है यहाँ प्रायः उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में यह वर्षा होती है, तो हम कहेंगे हाँ दूसरा वाला तो ठीक कहता है, ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो महासागरीय जल के तापमान को, टेम्परेचर को वितरण करने वाले प्रभावित कारक कौन कौन से इनमें से, उसकी बात यहाँ पर करना है। जैसे अक्षांशीय स्थिति, जो आपका लैटिट्यूड पोजीशन होता है वो आपके तापमान को वितरण को प्रभावित करता है। दूसरा कहता है स्थल एवं जल का असमान वितरण, ये भी प्रभावित करता है। महासागरीय धाराएं, अब भाई जो आपकी ओशियन करंट्स होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। और सनातनी पवनें, आपकी जो एक तरीके से व्यापारिक पवनें हैं आपकी, ये भी क्या करती है, प्रभावित करती हैं। तो हमारा कहेगा चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो 1 2 3 4 ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज है, उस गुड न्यूज को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है, नट लर्निंग ऐप नाम है। आप डाउनलोड कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। सुन लो, स्किप मत करो वीडियो, लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपके लिए 3 कोर्स बनाए हैं। क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स, जिसमें आपको यूपी पीसीएस और यूपी आरओ दोनों एग्जाम, जो आपका 27 जुलाई को एग्जाम किसका, आरओ का है, 12 अक्टूबर को एग्जाम किसका, यूपी पीसीएस का, इन दोनों एग्जामों के लिए ये वेरी वेरी हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको टोटल पीडीएफ की बात करें 23 पीडीएफ मिलेंगी, जिसमें यूपी स्पेशल की पीडीएफ आपको 4 पीडीएफ मिलती है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर और भी मिलती है। तो टोटल 23 पीडीएफ मिलती है। चौथा हमारा सेशन चल रहा है आरओ के लिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में टेस्ट सीरीज का, जिसमें 184 टेस्ट है। मतलब कि बहुत लंबे टेस्ट है यहाँ पर, और आप लोग शायद पूरे लगा पाओ तो ये बहुत बढ़िया बात है, लगा नहीं पाओगे। यहाँ पर चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, पीवाईक्यू, करंट अफेयर, सभी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। अब एक्सप्लेनेशन के साथ साथ और क्या मिलेगा, तो की पॉइंट मिलेगा जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आरओ को ही ध्यान में रखते हुए और यूपीपीएसएस को मैंने यहाँ पर करंट अफेयर का एक सेशन चालू किया है। 10 मई से क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें 20 से 25 क्लास होंगी आपकी, 4 से 5 वीडियो मैराथन होंगी और पीडीएफ फैसिलिटी होगी। आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो और पीडीएफ भी कर सकते हो। तो केवल 49 रुपए में इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर तब भी किसी के पास 49 भी नहीं है, कॉल कर लेना, जेन्युइन प्रॉब्लम बताना, तो वो भी आपकी फ्री हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप तीनों में कहो सर पावरफुल आपका ज्वाइन कौन सा करना चाहिए, तो क्विक रिवीजन नोट सबसे पावरफुल है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कोई मेरा फायदा है, आप लोगों के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग इस ऐप पर जाकर जरूर देख लेना और ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है उसको यहाँ पर हम एक नजर फिर से मारते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। महासागर में जो ज्वार भाटा की जो घटना होती है उसके लिए उत्तरदायी यहाँ पर कौन कौन से कारक है। अब देखो कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महासागर में ज्वार भाटा जो आता है, क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। अगर बात किया है तो टाइड्स जो आते हैं उसकी बात कर रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा जो आता है उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो हम कहें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, हम कहेंगे ये भी ठीक है। भाई ग्रेविटी जो होती है सूर्य और चंद्रमा की लगती है, प्रभावित करती है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कौन सा है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल लिखता है। ये आपको याद कर लेना, मस्तिष्क बैठा लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन फंसता है। ये सभी को पता होता है गुरुत्वाकर्षण लगता है, लेकिन अपकेंद्रीय बल अक्सर लोग भूल जाते हैं। ऑप्शन रहेगा डी वाला, क्योंकि तीनों ही ऐसे ऑप्शन है क्योंकि ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक महसूस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसकी बात यहाँ पर हम करेंगे। अभिकथन ये कहता है कि ठंडी जलधारा ठंडे जल को गर्म जल क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। ठंडी जलधाराएं ठंडे जल को गर्म जल क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं,
हम कहेंगे ये भी ठीक है, पश्चिमी तट पर तो बहती हैं, जो वेस्टर्न वाला पार्ट होता है वहां पर बहती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्याख्या सही करती हैं तो व्याख्या सही नहीं कर रही हैं। ऑप्शन रहेगा ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या जो है सही नहीं कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ नदी है और एक तरफ उद्गम है, कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है? जैसे सतलज नदी की बात करें, अब देखो सतलुज भी गलत लिखा है, हालांकि ऐसे भी, लेकिन सतलज नॉर्मली इस तरीके से लिखा जाता है सतलज। सतलज की बात करें, सतलज का जो है राकसताल झील से होता है, हम कहेंगे ठीक है। झेलम की बात करें तो वेरीनाग झरने से होता है, ये भी ठीक है। दामोदर की बात करें छोटा नागपुर पठार से होता है, हम कहेंगे ये भी सही है। और कृष्णा की बात करें तो महाबलेश्वर से होता है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन है हमारे ऐसे ऑप्शन है जो सारे उद्गम स्रोतों से मिले हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब भाई पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है। देखो ये भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे गलत कौन सा है, क्यों सही सबको पता होते हैं, गलत अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन सही है, देखते हैं। जैसे महानदी बात करें तो तेल संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। नर्मदा की बात करें तो ओरिशन संबंधित है, ये भी सही है। तापी की बात करें तो अनेर संबंधित है, ये भी ठीक है। गोदावरी भाई मूसी नहीं, तो मूसी किसकी सहायक नदी है? तो हम ये कहेंगे मूसी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की। लेकिन यहाँ पर गोदावरी की तो कोई होगी ना, तो गोदावरी की सबसे प्रमुख जो नदी है वो प्राणहिता है। कौन सी है? प्राणहिता है, जो प्रमुख सहायक नदी है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? देखो खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील पूछ रहा है, तो हम कहेंगे उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कौन सी है? अब हमारे ध्यान आ गया, चिल्लिका झील है, जो कि उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक चीज ध्यान रखना है, चिल्लिका झील को ही रामसर साइट में शामिल किया गया है। किसमें? रामसर साइट में। अब कब किया गया था? तो हम कहेंगे 1981 में इसको घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। एक तरफ झील है और एक तरफ उनकी अवस्थिति है, कौन सी झील कहां पर है? जैसे हम बात करें रेणुका, रेणुका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हरिके कहां पर है? हरिके पंजाब में है। उमियम कहां पर है? उमियम आपकी यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो उमियम के यहाँ लिख देते हैं, मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है। और आपकी अष्टामुड़ी कहां पर है? हम कहेंगे केरल में। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या पूछा है, कितनी युग्म वहां पर सही है? तो युग्म तो हमारा केवल एक ही सही है, तो सी वाले पे टिक लगा देंगे। बाकी आपको ध्यान रखना है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, हरिके पंजाब में है, उमियम मेघालय में है, अष्टमुड़ी आपकी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा यहाँ पर सही है? भारत के कुल विद्युत उत्पादन में तापीय ऊर्जा का जो योगदान है वो सर्वाधिक है। कह रहा है कि जो आपका थर्मल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा कहता है कि पनबिजली को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। पनबिजली को आपका कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, हमारा एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। हाँ एक कमेंट मुझे याद आ गया है अभी पढ़ाते पढ़ाते ही, कि एक कमेंट आया था, कहा जा रहा था कि कमेंट में एक किसी ने किया था, किसी का नाम हम यहाँ पर उजागर नहीं कर रहे, निस्ता कहानन होगा। हालांकि वो कमेंट अभी है चैनल पर ही, वीडियो पे डला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। वहां पर लिखा था कि सर आप पढ़ाते हो, पढ़ाते पढ़ाते रुकते क्यों नहीं हो, और बीच में कुछ सर इंटरटेनमेंट कराया करो। क्या लिखा था? इंटरटेनमेंट कराया करो। अब मुझे एक बात बताओ, आप आधे घंटे 25 मिनट की वीडियो बनती है, क्या आप इंटरटेनमेंट देखने आते हो क्या? यहाँ पर आपको एग्जाम पास करना है या फिर इंटरटेनमेंट करना है? अगर इंटरटेनमेंट करना है तो यूट्यूब पर बहुत कुछ डला है, उसको देख लो। इसीलिए हमने कुछ पेड कोर्स किए हैं, मैं सच बताऊं आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने पेड कोर्स किए हैं कुछ, जैसे खासतौर से करंट अफेयर का 49 रुपए में, इसीलिए किया है। 49 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है, बट इसलिए किया है कि आप सीरियसली होकर उसकी वीडियो और पीडीएफ को देख पाओ, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से हमारी बनती है और आप लोग उसको इंटरटेनमेंट की नजर से देखते हो, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तकलीफ होती है कि हम रात में 3-3 4-4 बजे तक जाग कर हम बनाते हैं, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं सर इंटरटेनमेंट कराओ। तो भाई एक मेरी लाइन में सुन लो मेरा आंसर, इंटरटेनमेंट इस चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगा, सॉरी। आपको इंटरटेनमेंट देखना है तो किसी और चैनल पर जाके देखो, पढ़ो वहां से भी और आप मस्ती भी करो। तो आपको दोनों चीजें जहां मिल रही हैं वहां आप देख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिसको सिर्फ और सिर्फ यहां से सिलेक्शन लेना है वो यहां पर रुके और वो सिर्फ मेरी वीडियो देखे, क्योंकि फालतू की भीड़ मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जेन्युइन लोगों की, जिनका सिलेक्शन हो, फिर मुझे वो पिन करे, कमेंट करे, सर मेरा आपकी वीडियो देखकर सिलेक्शन हुआ, कम से कम हम उनसे मिल सके। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों की नहीं जो पढ़ने के लिए सिर्फ मस्ती कर रहे हो और फालतू के कमेंट करें। तो प्लीज आगे से ध्यान रखें कमेंट करने से पहले कि हमें कमेंट करना क्या है, नहीं करना है। आपको चैनल पसंद नहीं आ रहा, आप स्किप कर दो चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीरियसली अगर आप तैयारी करने आए हो तो पढ़ो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज का समय आपके लिए पढ़ने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि मस्ती पे। मस्ती करनी है, कपिल का शो देख लो ना, आधा घंटा, खत्म बात हो गई।
किसी और चीज को, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लो, स्पोर्ट्स देख लो, कुछ भी देख लो। लेकिन आप सोचो कि मैं यहाँ पर नरोरा संयंत्र पढ़ा रहा हूँ, नरोरा संयंत्र से कौन यौन वासना से आपसे हम कर दूं कनेक्टेड, तो सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने आज इतनी बात बताई ये भी टाइम खराब ही हुआ है, लेकिन जरूरी बताना इसलिए था भाई, जिसने कमेंट किया था पर्सनली उनको तो हम नहीं जानते, लेकिन आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो मतलब पढ़ो। मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है और सही गाइडलाइंस। मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज जो होता है, पेड टेस्ट सीरीज होती है कोचों की, मैं आपके लिए खरीदता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। आप 4 से 5 कोचों की टेस्ट सीरीज खरीदोगे सर, आपके 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। एक टेस्ट सीरीज 15-2,000 रुपए की आती है, आप पता कर लेना। और आप लोग कहते हो सर एंटरटेनमेंट कराओ, अजीब बात करते हो। सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा एंटरटेनमेंट। हम यहाँ सिर्फ आधा घंटे की क्लास चलेगी तो पढ़ेंगे, सीधी सी बात ये है, बाकी आपकी मर्जी है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ संयंत्र है और एक तरफ अवस्थित है, कौन सा संयंत्र कहां पर स्थित है। जैसे नरोरा की बात करें, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। काकरा पार की बात करें कहां पर है भाई, गुजरात में है, ठीक है। रावत भाटा की बात करें राजस्थान में है, और कुडनकुलम की बात करें तो तमिलनाडु में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला है सही रहेगा, सी वाला रहेगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा ऑप्शन सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरा पार राजस्थान, रावत भाटा गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अब इनमें से गलत कौन सा उसकी, कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ नदियां हैं, कौन सी परियोजना किस नदी पर है। जैसे बात करें ओमकारेश्वर परियोजना, अब ये स्वर्णरेखा नदी पर तो नहीं है, तो कहां पर है, नर्मदा नदी पर है। देखो अब इंपोर्टेंट हो गया ना, ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। बाण सागर सोन नदी पर है, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है, भाखड़ा नागर सतलज नदी पर है। तो ऑप्शन आपका क्या था, ए वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ बांध है और कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है। जैसे मयूराक्षी बांध कहां पर है, झारखंड में है। फरक्का बांध कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। चमेरा कहां पर है, हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश में है। और उकाई कहां पर है, गुजरात में है। ध्यान रखना है, इनको याद कर लो। मयूराक्षी झारखंड में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, चमेरा हिमाचल प्रदेश में है, उकाई आपकी गुजरात में है। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी वाला, इसमें भी सही। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ परियोजना है और एक तरफ नदी है, कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है। जैसे सलाल चिनाब नदी पर, बिल्कुल ठीक है। पुरी झेलम पर, ये भी सही है। चुटक शुरू पर, ये भी सही है। और नीमू बाजगो सिंधु पर, ये भी सही है। तो हम कहेंगे चौथा वाला सही रहेगा। सारी परियोजनाएं हमारी सही नदियों से मिली हुई हैं, सलाल चिनाब पर, पुरी झेलम पर, चुटक शुरू पर और नीमू बाजगो सिंधु पर। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर जवाहर सागर जलाशय का निर्माण जो है किया गया है। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, एक छोटा क्वेश्चन है। चंबल नदी पर किया गया है। कहां पर, चंबल नदी पर किया गया है। अच्छा इसको ध्यान रखना एक चीज और, यह परियोजना जो हिस्सा है वो ना एमपी और राजस्थान दोनों ही राज्यों का हिस्सा है, जिसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बट बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए खरीफ की फसल होती कौन कौन सी है, तभी आप पता लगा पाओगे। ये तो आपको ये पता हो रबी की फसल कौन कौन सी होती है। तो हम इनमें से कहें खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। धान आपकी खरीफ की फसल है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है, ज्वार भी है। गेहूं की बात करें, गेहूं आपकी रबी की फसल होती है। कौन सी, रबी की फसल होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में नहर के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो आपकी इरिगेशन है वो आपका नहर के द्वारा सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है ना। तो पूछ रहा है कि कौन से, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नहरों के माध्यम, आपने देखा होगा, मान लो ये खेत है, ये भी खेत है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहरें निकली होती हैं बीच बीच में, तो यहाँ से ही सिंचाई की जाती है। यहाँ से सीधा मेड़ ने काट ली और क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। तो नहरों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा सागर नहर के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इंदिरा सागर नहर के बारे में विचार करना है। देखते हैं, यह भारत की सबसे लंबी नहर है जो हरके बैराज से निकलती है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि यह राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों को सिंचित करती है। तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान सर्वाधिक है। अब सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में तालाब से ज्यादा सिंचाई की जाती है या फिर साउथ इंडिया में। अगर आपको ये चीज याद हो गई तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि किस राज्य में की जाती है तालाब सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले याद रखना है साउथ इंडिया में तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। अब साउथ इंडिया में पूछा था कहां पर, तो कहेंगे हम तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है। लगभग ऐसा कहा जाता है 17.5 मतलब 17.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में तालाब से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विचार करते हैं।
वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र सिंचाई होती है? हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। दूसरा कहता है कि लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान से सिंचित होते हैं। हम कहेंगे ये भी सही है। सीधी सी बात ये कह रहा है कि वृहद सिंचाई जो योजना है उसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक देखा जाता है। लघु सिंचाई योजना के अंदर 2,000 हेक्टेयर से कम में देखा जाता है। तो उपयुक्त में से हमारा एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, देख लेते हैं। कृषि भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है एवं प्रति भूमि दोनों को सम्मिलित किया जाता है। कृषि भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं प्रति भूमि दोनों को शामिल किया जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल किया जाएगा। प्रति भूमि वह है जिसमें कम से कम 10 वर्षों तक कोई फसल न उगाई हो। अरे प्रति भूमि वो होती है जिसमें 1 से लेकर 5 वर्षों तक फसल को न उगाई गई हो, उसको प्रति भूमि कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, केवल एक ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सस्य गहनता के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। सस्य गहनता के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। यह प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत कारकों के द्वारा निर्भावित या प्रभावित करती है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक लिखा है। सामाजिक कारक, दशाएं, आर्थिक, संस्थागत जो कारक होते हैं इनको प्रभावित करती है सस्य गहनता। दूसरा कहता है एक वर्ष में जितनी अधिक बार कृषि हेतु भूमि का उपयोग होगा उसकी सस्य गहनता उतनी ही कम होगी। अरे भाई ये तो उल्टा गलत लिखा है, केवल ऑप्शन आपका एक सही है। यहाँ पर कहेंगे सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है उसकी बात करें। सीमांत जोत, सीमांत जोत की बात करें, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा, 1 हेक्टेयर से कम होता है, तो ए ऑप्शन गलत है। छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक के बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर 3 कोर्सेस आपके यूपी आरओआर, यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, उनको ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे, साथ में आपका सपना होगा साकार। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्या विचार करना है। विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। भारत अगर दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर कौन है, क्या कोई बता सकता है। कमेंट करके अगर आप लोग बता सकते हो कि भाई चावल के उत्पादन में, राइस के उत्पादन में, प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर कंट्री कौन सी है, आप मुझे बताओ। सेकंड नंबर पर तो मैंने आपको बताया है कौन सी है, इंडिया है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पश्चिम बंगाल, असम में चावल की तीनों किस्में ओस, अमन और बोरो उगाई जाती हैं। हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन तो सही है। अब आपको 2 क्वेश्चन इसमें से याद रखना है कि भाई चावल की किस्में ओस, अमन और बोरो होती है जो पश्चिम बंगाल और असम में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ बॉक्साइट क्षेत्र है और एक तरफ राज्य है, कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें बोलागीर की, बोलागीर आपका उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। मंडला कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ये भी ठीक है। पलामू कहां पर है, पलामू हम कहेंगे भाई झारखंड में, ये भी सही है। और कोंडागांव कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, हम कहेंगे भी ठीक। तो हमारे ऑप्शन डी वाला सही रहेगा क्योंकि ये सभी ऑप्शन सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि बॉक्साइट, यहां पर मैंने बॉक्साइट क्षेत्र देखे, अब आता है मैंगनीज क्षेत्र। मैंगनीज क्षेत्र और राज्य बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे केंदुझार की बात करें कहां पर है, उड़ीसा में, बिल्कुल करेक्ट है। जमरपानी की बात करें कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। भंडारा की बात करें कहां पर है, महाराष्ट्र में, ये भी सही है। बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारे इसमें भी चारों युग्म सही मिले हैं। हम कहेंगे चारों ऑप्शन में ए वाला रहेगा, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ कोयला क्षेत्र है और एक तरफ राज्य है। अब देखो मैंने बॉक्साइट की बात कर ली, मैग्नीशियम की बात कर ली, अब आपकी कोयला की बात आ रही है। कोयला क्षेत्र और राज्यों की बात करें, जैसे झरिया कहां पर है, झरिया आपकी झारखंड में है। उमरसर कहां पर है, हम कहेंगे उमरसर जो है आपकी गुजरात राज्य में है। माकूम कहां पर है, माकूम असम में है। और नामचिक कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसमें से आपको 2 तो याद ही होंगे, एक माकूम और नामचिक। आपको ये भी अगर याद थे ना तब भी आप अपने इसमें निकाल सकते थे, ध्यान रखिएगा। तो झरिया झारखंड, उमरसर आपके गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ शोधनशाला है और एक तरफ राज्य है, कौन सी शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। जैसे कोयली की बात करें तो गुजरात में ही है, बिल्कुल ठीक लिखा है। नरीमनम की बात करें कहां पर है, तो हम कहेंगे तमिलनाडु में, भी ठीक है। तातीपाका की बात करें कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, भी ठीक है। और नुमालीगढ़ असम में है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें भी डी वाला रहेगा। 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे डी वाले इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। सबसे बड़ी भारत की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कौन सी है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये सबसे बड़ी भारत की पाइपलाइन है, ध्यान रखिएगा। इसकी पहली लंबाई 1750 किलोमीटर थी भाई साहब।
अब इसकी 2650 किलोमीटर हो चुकी है बढ़कर ध्यान के, और आगे इसकी 4222 किलोमीटर भी होने की उम्मीद बताई जा रही है। मतलब कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन यह सबसे बड़ी भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं आप। नीलम मुक्ता पन्ना, क्या है नीलम मुक्ता पन्ना, किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो हम कहेंगे प्राकृतिक गैस के लिए। इसके प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है नीलम मुक्ता और पन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बात कर लेते हैं। जैसे टंगस्टन डेगाना में, अब डेगाना कहाँ है? तो डेगाना भैया आपकी राजस्थान राज्य में है। यूरेनियम, यूरेनियम कहां पर है? जादूगोड़ा, ये किस राज्य में? ये झारखंड राज्य में है। तांबा खोदबीरा, अब खोदबीरा कहाँ है? ये भैया आपका राजस्थान में है। हीरा मोशम नहीं, हीरा आपका पन्ना मिलता है। कहां पर? पन्ना मिलता है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका डी वाला जो है वो गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म यहाँ पर सही हैं? देखते हैं। परमाणु ऊर्जा कैसी है? भाई परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है? नहीं, परमाणु ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये सही मिलान नहीं है। कोयला ऊर्जा कैसा है? भाई कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा था, ये तो सही था, बी वाला ऑप्शन सही है। पवन ऊर्जा कैसी है? भाई पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसी है? नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये भी आपका गलत था। और जल विद्युत ऊर्जा की बात करें तो ये भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल 2 सही है, बी वाला और डी वाला। हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 2 ऑप्शन केवल सही है, 2 ऑप्शन इसमें आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों में घटती हुई लंबाई क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय नेशनल जो हाईवेज होते हैं उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र। कौन सा आएगा? महाराष्ट्र, जिसमें लगा है पहले महा, उसको आएगा सबसे पहले महाराष्ट्र। यहाँ पर अगर हम बात करें 15,437 किलोमीटर क्षेत्र में है। अगर हम दूसरी बात करें तो आएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें आंसर जिसके नाम में ही लगा उत्तर, तो वो आता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आएगा भैया हमारा राजस्थान, और अंतिम में आएगा कर्नाटक। वर्तमान में कर्नाटक की तो स्थिति ये पैदा हो चुकी है मेन कर्नाटक बेंगलुरु में, कि भाई साहब अगर आपको ऑफिस जाना हो तो 3-3 घंटे पहले जाना पड़ता है। सीरियसली इतनी बड़ी भीड़ तादाद में जो आपका ट्रैफिक है वो फंस जाते हैं लोग। यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर कौन सा? ए वाला रहेगा। 2 1 4 3 ध्यान रखिएगा आपका। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और उसके बाद अंतिम में राजस्थान आएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के क्रम में बढ़ते क्रम में बताइए। यहां पर कह रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश यूटीज को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर लेते हैं व्यवस्थित। भाई व्यवस्थित करने में क्या दिक्कत है? तो सबसे ज्यादा चंडीगढ़, कौन सा आएगा? चंडीगढ़। उसके बाद अगर हम बात करें तो दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, उसके बाद दिल्ली, और फिर आपका आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला। 2 4 1 3 ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण है। कौन सा अभिकथन और कारण सही है? व्याख्या कौन सी करता है इसको देख लेते हैं। अभिकथन कहता है कि भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। अगर महाद्वीपों के नीचे अगर भूपर्पट्टी की मोटाई देखोगे तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। लेकिन वहीं अगर महासागर की बात करें तो महासागर में आपको कम देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे अलग अलग पाई जाती है। तो अभिकथन आपका ठीक है। कारण कहता है कि भूपर्पट्टी भारी चट्टानों से बनी है जिसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो हम कहेंगे हाँ, कारण भी सही है। देखो कारण और कथन तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं कर रहा है। हमारा ए ऑप्शन रहेगा। ए आर दोनों सही है, किंतु व्याख्या इसकी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पीनट एलर्जी इम्यूनोथेरेपी के संदर्भ में बताइए कौन सा विचार यहाँ पर कथन सही है। तो भाई इसकी बात कर रहा है कि पीनट एलर्जी जो इम्यूनोथेरेपी होता है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पीनट एलर्जी के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। कहां पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल ठीक है। पीनट एलर्जी से पाचन संबंधी समस्या, वायु मार्ग में सूजन और पित्ती को हो सकती है। तो हम कहेंगे आपका दूसरा वाला भी ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर स्वेलिंग वगैरह से ज्यादातर सूजन वगैरह से इशू है। तो हम कहेंगे 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई कह रहा है ग्लोबल इंडिया एआई जो समिट 2024 हुआ है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। तो भाई तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ना कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। पहला गलत हो गया। इसका सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एआई नवाचार में वैश्विक नेतृत्व दिलाना है। मतलब कि वर्ल्ड के लेवल पर क्या इनोवेशन करना है, एआई में इनोवेशन करना है, और क्या करना है, इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है। तो हम कहेंगे हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन सी वाला सही है, हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो, इसी तरह की एक वीडियो आती रहती है आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, यह एक अंशदायी पेंशन योजना है। कैसी है? अंशदायी, है ना, कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या, इसका विनियम जो विनिमय है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भाई आरबीआई क्यों करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों करेगा? नहीं करेगा ना, भारतीय रिजर्व बैंक तो इसका विनिमय रेगुलेट नहीं करेगा। तो इसको कौन करता है? हम कहेंगे पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण, मतलब कि पीएफआरडीए करता है। कौन करता है? पीएफआरडीए के द्वारा इसका रेगुलेट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? केवल एक ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरा वाला तो ऑप्शन गलत था। मोगला बंदरगाह समझौता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोगला बंदरगाह समझौता के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, देख लेते हैं। पासुर नदी, कौन सी है? पासुर नदी पर स्थित बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। क्या कह रहा है? पासुर नदी पर स्थित बंदरगाह मोगला जो है वो बांग्लादेश में स्थित है, बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा कहता है कि भारत को इस बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए मिली है। भाई बांग्लादेश ने, आप कहोगे कि भारत को अनुमति केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए, भाई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये तो बात ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के समझौते किए गए हैं, वहां से आपके सैन्य ही नहीं बल्कि हमारा आदान प्रदान भी होता रहेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, एक वाला एक सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? केवल एक वाला, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? क्योंकि यहाँ बंदरगाह से भाई ट्रांसजेंट शिपिंग इतनी इत्यादि चीजें होती रहेंगी, है ना, ट्रांजिट भी होगा, कार्गो शिपिंग भी होगा, और यहाँ से आप चटगांव मोगला बंदरगाहों के द्वारा द्विपक्षीय पहुंच भी होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की स्थापना हुई थी? अब देखो कितना पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की स्थापना कब की गई थी? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2022 में, 3 साल पीछे का क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन कैरी ट्रेड, क्या सा है? एन कैरी ट्रेड के संदर्भ विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं। वैश्विक निवेशक कम ब्याज दर वाले देशों में उधार लेकर अधिक ब्याज दर वाले देशों में निवेश करते हैं। मतलब कि सीधी बात यह कहना है कि एक्स नाम के व्यक्ति से हमने लिया पैसा लोन पर। कैसे लिया? लोन पर। इन्होंने मुझे इंटरेस्ट पर कम कर दिया और हमने वाई नाम के व्यक्ति को इंटरेस्ट ज्यादा लगाकर इनको हमने लोन दे दिया। मतलब एक तरीके से हमने अपना पैसा नहीं लगाया बल्कि दूसरे का पैसा ही कम ब्याज पर लेकर तीसरे बंदे को दे दिया अधिक ब्याज पर देकर। तो क्या कर रहे हैं हम? इनको निवेश करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एन कैरी ट्रेड। दूसरा है कि विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के द्वारा अपनी विशिष्ट आर्थिक स्थितियों के अनुकूल ब्याज दरों को निर्धारित करने के कारण ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो एक और यहाँ पर ए वाले पे हम टिक लगाएंगे। एक तरफ दिवस है और एक तरफ तिथि है, कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैसे हम बात करें अगर राष्ट्रीय भाला दिवस, राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है ना, 7 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। और कारगिल विजय दिवस कब मनाता है? 26 जुलाई को। तो आपको इनको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेत कलाकार को अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में गोल्ड पदक, मतलब कि आपको गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक दिया गया है? रेत कलाकार को अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में दिया गया है। आपका ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक। इसको सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो हम कहेंगे अभिनव बिंद्रा के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। पर्सनल इज पॉलिटिकल किसकी है पुस्तक है? तो हम कहेंगे अरोड़ा राय की पुस्तक है, ये भी ठीक है। जस्ट ए मसरनी ये किसकी है? हम कहेंगे डी सुब्बा राव की, ये भी सही है। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स किसकी है? ब्रायन लारा की है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। ऑप्शन हमारे रहेगा डी वाला। 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे सही मिलान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं और अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का। निम्नलिखित में से किस देश में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया? तो 33वां ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक का आयोजन था, किस देश में किया गया? हम कहेंगे पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। ध्यान किसकी? फ्रांस की। तो फ्रांस देश में इसको 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो 101 से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 100 तक हम लगा चुके हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थी। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है, मल्टीपल कोर्सेज वहां पर हैं, ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।